नमस्कार। कभी सोचा है कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सफलता की राह बना या बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है कंप्यूटर ज्ञान की। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के उन सभी बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी पहलुओं को समझने वाले हैं जो तैयारी को एक नई धार देंगे। तो चलिए इस डिजिटल सफर पर निकलते हैं। आज की हमारी यात्रा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम कंप्यूटर के शरीर यानी हार्डवेयर से शुरू करेंगे। फिर हम उसकी आत्मा मतलब सॉफ्टवेयर को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये दुनिया से जुड़ता कैसे है मतलब इंटरनेट। फिर हम इसके सबसे काम के औजारों MS ऑफिस को जानेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे शॉर्टकट सीखेंगे जो इसे चलाने में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की नींव से, हार्डवेयर। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सब कुछ है जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। एक तरह से ये कंप्यूटर का शरीर है। देखिए, कंप्यूटर के साथ बातचीत हमेशा दो तरफा होती है। हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस से उसे निर्देश देते हैं और वो हमें आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर पर नतीजा दिखाता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो ये हैं कुछ आम इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। स्कैनर क्या करता है? किसी भी कागज को डिजिटल बना देता है। और हाँ, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिससे एग्जाम की आंसर शीट्स चेक होती हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इन सब का काम बस एक ही है, कंप्यूटर तक जानकारी पहुंचाना। और जब कंप्यूटर अपना काम पूरा कर लेता है तो वो इन आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमें बताता है। हम मॉनिटर पर देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं और स्पीकर से सुनते हैं। ये कंप्यूटर का हमसे बात करने का तरीका है। कंप्यूटर के हर हिस्से में सबसे जरूरी है उसका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही CPU कंप्यूटर के हर काम को कंट्रोल करता है। तो इस डिजिटल दिमाग के अंदर क्या है? असल में इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे जोड़ घटाव और लॉजिकल काम करता है। दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह डेटा के आने जाने पर नजर रखता है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जो डेटा को कुछ देर के लिए अपने पास रखता है ताकि CPU उस पर तेजी से काम कर सके। अब बात करते हैं मेमोरी की, यानी कंप्यूटर की याददाश्त की। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम एक ब्लैकबोर्ड की तरह है, बहुत तेज, लेकिन जैसे ही बिजली गई सब कुछ साफ। इसीलिए बार बार काम को सेव करना जरूरी होता है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क। ये एक नोटबुक की तरह है, थोड़ी धीमी जरूर है पर इसमें लिखी जानकारी हमेशा के लिए सेव रहती है। तो हमारे पास एक शक्तिशाली शरीर यानी हार्डवेयर तो है, लेकिन बिना दिमाग के ये कुछ भी नहीं है। और वो दिमाग है सॉफ्टवेयर। ये बस कुछ निर्देशों का सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। इसको ऐसे समझते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक स्टेज की तरह है, जैसे विंडोज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कलाकार हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जैसे MS वर्ड या टैली। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो बैक स्टेज क्रू हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चले, जैसे कि एंटीवायरस। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं। लो लेवल भाषाएं मशीन के बहुत करीब होती हैं, मतलब 0 और 1 की भाषा। जबकि हाई लेवल भाषाएं हमारी आपकी भाषा की तरह होती हैं, जिन्हें लिखना और समझना काफी आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर हमारी भाषा को सीधे नहीं समझ सकता, वो तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। यहीं पर काम आते हैं ये ट्रांसलेटर्स। ये हमारे निर्देशों को मशीन कोड में बदलते हैं। एक कंपाइलर पूरी किताब का एक ही बार में अनुवाद कर देता है, जिससे प्रोग्राम तेजी से चलता है। वहीं एक इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके अनुवाद करता है, जिससे गलतियां ढूंढना आसान हो जाता है। तो अब हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला एक काम करता हुआ कंप्यूटर है। लेकिन इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब ये दूसरे कंप्यूटरों से जुड़ता है। और यहीं से शुरू होती है इंटरनेट की कहानी। नेटवर्क छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ, बस कुछ मीटर के दायरे में काम करता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग या ऑफिस को जोड़ता है। मैन एक पूरे शहर को कवर कर सकता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट, पूरी दुनिया को जोड़ता है। ईमेल भेजते वक्त CC और BCC के बारे में सोचना जरूरी है।
सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। इसमें हर कोई देख सकता है कि ईमेल और किस किस को भेजा गया है। लेकिन बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी बाकी लोगों की ईमेल लिस्ट को छुपा कर रखता है। ये तब बहुत काम आता है जब कई लोगों को ईमेल भेजना हो और उनकी प्राइवेसी बनाए रखनी हो। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। MS ऑफिस सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से एक है। ये लगभग हर ऑफिस और पढ़ाई लिखाई के काम के लिए जरूरी है। जरा सोचिए, 100 लोगों को एक जैसा इनविटेशन भेजना है, लेकिन हर इनविटेशन पर उसका अपना नाम होना चाहिए। MS वर्ड का मेल मर्ज फीचर यही काम चुटकियों में कर देता है, जिससे घंटों की मेहनत बच जाती है। पावर पॉइंट में अक्सर ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि ट्रांजिशन 2 स्लाइड्स के बीच का इफेक्ट है, जबकि एनिमेशन एक ही स्लाइड के अंदर मौजूद टेक्स्ट या तस्वीरों पर लगाया जाता है। यह है एक्सेल का गोल्डन रूल। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला हमेशा बराबर के निशान इक्वल्स टू से ही शुरू होना चाहिए। अगर ये भूल गए तो एक्सेल उसे सिर्फ टेक्स्ट समझेगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा। चलिए अब अपनी जानकारी को और पक्का करते हैं। ये सेक्शन एक रैपिड फायर राउंड की तरह है, जिसमें हम परीक्षा के लिए जरूरी शब्दों और शॉर्टकट्स पर फोकस करेंगे। कीबोर्ड पर 3 खास तरह की कीज होती हैं। टॉगल कीज जो किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करती हैं, जैसे कैप्स लॉक। मॉडिफायर कीज जो दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट। और फंक्शन कीज F1 से F12 तक, जिनके अपने खास काम होते हैं। इन 3 फंक्शन कीज को तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये परीक्षाओं में बहुत काम आ सकती हैं। F2 किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, F5 किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने या पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए, और F7 वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो चलता है वो है बायोस। ये एक तरह का फर्मवेयर है जो पहले सारे हार्डवेयर की जांच करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की इसी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। अच्छा, कीबोर्ड तो हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हमें पता है कि इसमें कुछ ऐसे जबरदस्त टूल्स छिपे हुए हैं जो हमारे काम को चुटकियों में आसान और तेज बना सकते हैं? तो चलिए आज की खोज यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट कीज की। ये कंप्यूटर से सीधे सीधे बात करने का सबसे तेज तरीका है। इन्हें आप अपनी उंगलियों पर मौजूद छोटा मोटा जादू समझ सकते हैं, जो घंटों का काम मिनटों में निपटा सकता है। जैसे कि F11, किसी भी ब्राउजर में बस ये एक बटन दबाइए और सब कुछ फुल स्क्रीन हो जाएगा। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस एक बटन दबाओ और पूरी स्क्रीन आपकी हो जाती है ना कमाल? अब सोचिए, कभी माउस के बिना राइट क्लिक करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट और F10 को एक साथ दबाइए और वही मेन्यू खुल जाएगा जो माउस से राइट क्लिक करने पर खुलता है। इससे काम की स्पीड सच में काफी बढ़ जाती है, खासकर जब पूरा ध्यान कीबोर्ड पर हो। और कुछ भी प्रिंट करने से पहले ये देखना तो बनता है कि वो कागज पर दिखेगा कैसा। इसके लिए बस कंट्रोल और F2 दबाइए और प्रिंट प्रीव्यू तुरंत सामने आ जाएगा। ये छोटी सी आदत है, पर देखिए कागज और स्याही दोनों बचाती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते समय F8 दबाकर सेव मोड में जाना हो, या F12 से किसी भी फाइल को फटाफट नए नाम से सेव करना हो। और अगर पावर पॉइंट पर हैं तो शिफ्ट और F5 दबाइए और प्रेजेंटेशन सीधे मौजूदा स्लाइड से शुरू। देखिए, ये शॉर्टकट भले ही छोटे लगें, पर असल में ये समय बचाने वाले बहुत बड़े हथियार हैं। तो ठीक है, हमने बटन तो दबा दिया, पर इसके बाद होता क्या है? कंप्यूटर के दिमाग यानी कि CPU के अंदर क्या हलचल होती है? चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कमांड आखिर प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, कोई भी काम हो, CPU हमेशा इन 4 कदमों को फॉलो करता है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। मतलब पहले वो रैम से इंस्ट्रक्शन उठाता है, फिर उसे समझता है कि करना क्या है, फिर उस पर एक्शन लेता है और आखिर में जो भी नतीजा आता है उसे वापस मेमोरी में सेव कर देता है। हमारे हर एक क्लिक के पीछे यही साइकिल लाखों करोड़ों बार चलता है। यही वो बेसिक प्रोसेस है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सुपर कंप्यूटर तक हर डिजिटल डिवाइस को पावर देता है। अच्छा, CPU किसी भी निर्देश पर तभी काम कर सकता है जब वो उसकी भाषा में लिखा हो, और यहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कमांड सिस्टम की पूरी दुनिया शुरू होती है। अगर हम पुराने समय के MS-DOS को देखें तो उसमें 2 तरह के कमांड्स होते थे। एक थे इंटरनल कमांड्स जो सिस्टम में हमेशा रेडी रहते थे, जैसे स्क्रीन साफ करने के लिए CLS,
और दूसरे थे एक्सटर्नल कमांड्स, जो अलग फाइलें होती थीं और ज़रूरत पड़ने पर ही लोड होती थीं, जैसे डिस्क चेक करने के लिए CHK DSK। अब आते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया की एक बहुत ही खास भाषा पर, सी। इसे 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। ये इतनी पावरफुल और प्रभावशाली थी कि इसे सभी भाषाओं की जननी यानी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाने लगा। यहाँ तक कि मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स भी इसी में लिखा गया था। फिर आया साल 1995 जब जेम्स गॉसलिंग ने जावा बनाई। इसका एक ही मूल मंत्र था, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब था कि एक बार कोड लिखो और फिर वो किसी भी मशीन पर आराम से चल जाएगा। बस इसी एक खासियत ने इसे इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स की दुनिया का बादशाह बना दिया। इनके अलावा C++ भी है जो गेम डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत पॉपुलर है, और फिर है पाइथन जो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। मतलब इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। तो सीधी सी बात यह है कि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। गेमिंग के लिए C++, डेटा साइंस के लिए पाइथन और बड़े सिस्टम्स के लिए जावा। चलिए, सॉफ्टवेयर की तो बहुत बात हो गई, पर यह सब जिस हार्डवेयर पर चलता है उसकी कहानी क्या है? वो कैसे बदला है इतने सालों में? चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और कंप्यूटर के एवोल्यूशन को देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी शानदार कहानी बताती है। कैसे हम उन कंप्यूटरों से जो पूरे पूरे कमरे में आते थे और वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे, आज AI तक पहुंच गए हैं। जो चौथी पीढ़ी थी वो एक क्रांति लेकर आई, माइक्रो प्रोसेसर। ये VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर बने थे। इसका मतलब ये था कि लाखों ट्रांजिस्टर को एक नाखून जितनी छोटी सी चिप पर फिट कर दिया गया, और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप का जन्म हुआ। तो अभी तक हमने एक अकेली मशीन की बात की। अब जरा दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं और डेटा शेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, इंटरनेट पर जो भी बातचीत होती है वो 7 नियमों के एक सिस्टम से होती है जिसे OSI मॉडल कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरह सोचना। फिजिकल लेयर तो हो गई सड़कें, नेटवर्क लेयर डाकिया की तरह सबसे अच्छा रास्ता चुनता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे OSI का दिल भी कहते हैं, ये पक्का करती है कि आपका पैकेट सही सलामत पहुंचा है या नहीं। और एप्लीकेशन लेयर वो काउंटर है जहां हम अपनी चिट्ठी देते या लेते हैं। और आज के दौर में ये सारा डेटा स्टोर कहाँ होता है? क्लाउड में। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बहुत सीधा सा है, अपना डेटा अपनी हार्ड डिस्क पर रखने के बजाय इंटरनेट पर रखना और वहीं से इस्तेमाल करना। क्लाउड के 3 मेन मॉडल होते हैं। इसे किराए के मकान की तरह समझिए। IaaS का मतलब है आपको सिर्फ खाली जमीन किराए पर मिली है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं। PaaS का मतलब है आपको बना बनाया घर मिल गया, अब इंटीरियर कैसे करना है वो आपके ऊपर है। और SaaS, ये तो फुल सर्विस होटल में रहने जैसा है, जहां सब कुछ पहले से तैयार है, जैसे कि हम सब जो जीमेल इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हुआ कि आज हमें महंगा हार्डवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले सकते हैं। तो देखा आपने, कीबोर्ड के एक छोटे से शॉर्टकट से शुरू हुआ हमारा सफर CPU की वर्किंग, प्रोग्रामिंग की दुनिया और कंप्यूटर के विकास से होता हुआ सीधा ग्लोबल क्लाउड तक पहुंच गया। हमारे हर एक क्लिक और हर एक बटन दबाने के पीछे टेक्नोलॉजी की एक पूरी दुनिया छिपी है। तो अब सवाल यह है कि इस दुनिया के